हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्कशीट नंबर 30 जो कि हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्कशीट नंबर 30 जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और आज का जो सब्जेक्ट रहेगा वो सोशल साइंस रहेगा। और बच्चों, ये वर्कशीट में हम जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। ठीक है बच्चों, तो ये हमने वैश्वीकरण के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया था। अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की डेट है बच्चों 12 सितंबर 2020। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखते हैं क्या लिखा है वर्कशीट में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण एक लंबा सफ़र तय कर चुका है। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें वैश्वीकरण कई सालों से चला आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। वैश्वीकरण और उत्पादकों जिसमें स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच और अधिक प्रतिस्पर्धा से दोनों के लिए विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। कि भाई वैश्वीकरण से उत्पादकों को, जो प्रोड्यूसर होते हैं वस्तुओं का, जो वस्तु और सेवाओं का जो निर्माण करते हैं, उन्होंने स्थानीय और विदेशों दोनों जगह पर क्या किया, अधिक प्रतिस्पर्धा किया, कंपटीशन किया। और जिसमें शहरी क्षेत्र में इन्होंने ज़्यादा कंपटीशन किया, ज़्यादा अपने वस्तु और सेवाओं की सप्लाई की, जिससे उपभोक्ताओं को क्या हुआ, लाभ हुआ। कौन से उपभोक्ता? धनी उपभोक्ता, मतलब जो पैसे वाले थे उन्हीं को लाभ हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या है। इन उपभोक्ताओं के सामने अब पहले से अधिक विकल्प थे। अब भाई जब बहुत सारी कंपनियां आ जाएगी कंपटीशन में, तो यहाँ पे पैसे वालों के लिए ही ज़्यादा विकल्प थे कि भाई हमें ये वस्तु ना लेकर के दूसरी वस्तु खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो उनको ही ज़्यादा ये लाभ मिल रहा था इस चीज़ का। किसका? वैश्वीकरण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे अब कई उत्पादों के लिए बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत का आनंद ले रहे थे। कि भाई अब वो दूसरा प्रोडक्ट, जैसे कि दो प्रोडक्ट हमारे सामने हैं, हमें खरीदना है कोलगेट। भाई कोलगेट के मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो दंत मंजन है उसके भी कई तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं, जिसमें कोलगेट हो गया, क्लोजअप हो गया, कोई बबूल बेच रहा है, कोई दंत कांति बेच रहा है, कोई सेंसोडाइन बेच रहा है। तो ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हो गए, अलग अलग कंपनियों के है। सबका काम क्या है? दांत को साफ करने का। ठीक है, तो जो जो प्रोडक्ट जिस उपभोक्ता को अच्छा लगता है वो वही खरीदेगा। ठीक, जिससे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपटीशन ज़्यादा फैल रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। उत्पादकों और श्रमिकों का जो वैश्वीकरण है, उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। कि जो उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर है, और जो श्रमिक हैं वहाँ पे काम करने वाले, उनके ऊपर एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। देखते हैं भाई कैसे नहीं पड़ा है। नीचे हमें दिया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रभाव। कि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर किस तरह से प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का। देखते हैं। उद्योगों में जैसे कि सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, बैंकिंग जैसे सेवाओं में निवेश बढ़ा है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट हैं, जैसे सेलफोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर और सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, फास्ट फूड हो गया, बैंकिंग हो गया, तो इसमें तो निवेश बढ़ा रखा है इन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। उपरोक्त उद्योग में नई नौकरियों का सृजन भी हुआ है। इन उद्योगों को कच्चे माल आदि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। मतलब इन उद्योगों को जो कच्चा माल देती हैं स्थानीय कंपनियां, वो क्या है, उनमें भी ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ा। मतलब यहाँ पे तो हमें फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, वैश्वीकरण की कंपनी, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी आने से हमें तो ये फ़ायदा हो रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। सीड्स भारतीय कंपनियों पर, कि भाई जो बड़ी बड़ी कंपनियां, भारतीय कंपनियां, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है देखते हैं।
उन्होंने नई तकनीक और उत्पादन के तरीकों में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को बढ़ाया। कि भाई बाहर की जो कंपनियां आई हैं उन्होंने इंडिया में आकर के उत्पादन किया, तो हमारे इंडिया की जो कंपनियां हैं उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया भाई, नई तकनीक का उत्पादन करके अपना निवेश बढ़ा दिया और उत्पादन के जो मानकों को उनको भी बढ़ा दिया। ठीक है, क्योंकि भाई इनको भी तो मार्केट में रहना था। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफल सहयोग प्राप्त किया। कि जो विदेशी कंपनी आई कुछ ने तो उनके साथ ही मिल करके काम करना शुरू कर दिया, और कुछ ने क्या किया, कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां खुद बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई। कि भाई जैसे हमारे देश की जो कंपनी है अब उन्होंने क्या किया, वो दूसरे देश में जा कर के प्रोडक्शन करने लगी, उत्पादन करने लगी, तो वो क्या बन गई, बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई। ठीक, जैसे कि भाई टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी। ठीक है, तो ये भारतीय कंपनियां हैं जो कि दूसरे देशों में जा कर के व्यापार कर रही है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। आईटी जैसे उद्योगों को सेवाएं प्रदान करने के नए अवसर भी यहाँ पर उत्पन्न हुए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या लिखा है। छोटे भारतीय निर्माताओं पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा था, देखते हैं। कि भाई बहुत से छोटे निर्माताओं के लिए वैश्वीकरण ने कुछ चुनौतियां पेश की। कैसी चुनौती, देखते हैं। छोटे निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा के कारण कड़ी टक्कर झेलनी पड़ती थी। ठीक, जिसमें बैटरी, कैपेसिटर, प्लास्टिक खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद, तेल के कुछ उदाहरण हैं ये उत्पादकों के, जिनको कड़ी जो टक्कर थी मार्केट में रहने के लिए वो झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि इनसे बढ़िया बढ़िया जो कंपनियां थी, जो उनके प्रोडक्ट इतने अच्छे थे, वो इंडिया में पसंद आने लगे लोगों को। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। इनमें से कई इकाइयों ने कई श्रमिकों को रोजगार देने के लिए बंद कर दिया। कि भाई इसमें कुछ कंपनियां थी जो कि कुछ कंपनियां बंद हो गई, जिस कारण से यहाँ के लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। आगे देखते हैं। अधिकांश नियोक्ता श्रमिकों को लचीले ढंग से रोजगार देना पसंद करते हैं, जिससे नौकरी का नुकसान होता है। तो भाई लचीला ढंग मतलब क्या है, कि भाई हमने किसी कंपनी में जैसे भाई 6 महीने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और कि भाई 6 महीने तक ही आप यहाँ पे वर्कर के रूप में काम करोगे और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या था कि भाई लचीला ढंग मतलब कि भाई अब इन छोटी कंपनियों में क्या होने लग गया कि भाई सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे ही वैकेंसी फिल करे जाने लगी लोगों की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है वर्कशीट में। तो विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। कि भाई विदेशी निवेश जो हमारे देश में बढ़ रहा है उसके लिए क्या कदम उठाए गए, देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको सेज कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र जोन। ठीक है, इनको सेज कहा जाता है, की स्थापना की गई। ठीक, उद्योगों की स्थापना करने के लिए सेज की स्थापना की गई कि भाई अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। इनमें बिजली, पानी, सड़क परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाओं जैसे विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाती है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। कौन, सेज। तो SIZ, जो SEZ जो ये है सेज, इसको सेज बोला बोला जाता है, SEZ। ठीक, तो देखते हैं क्या है ये। सेज में उत्पादन इकाई रखने वाली कंपनियों की शुरुआती 5 वर्षों के लिए कर का भुगतान नहीं करना पड़ता था। मतलब जिन्होंने सेज में रजिस्टर करा रखा था तो उनको 5 साल तक कर में छूट दी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रम कानून में लचीलापन था कि भाई यहाँ पे जो लोगों को आप रख रहे हो उसमें भी नियम जो बनाए जाते हैं उसमें भी लचीलापन था कि भाई किसी में कम या ज़्यादा किया जा सकता है। श्रमिकों को नियमित रूप से काम करने के बजाय काम के तीव्र दबाव होने पर छोटी कंपनियां छोटी अवधि के लिए लचीले ढंग से काम पर रख सकती है। ठीक, मतलब क्या है कि भाई श्रमिकों को हमें परमानेंट ना रख करके हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे ही वैकेंसी फिल कर सकते हैं, ये था लचीलापन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यह कंपनियों के लिए श्रम की लागत को कम करता है। ये कंपनी के लिए क्या करता है, श्रम की लागत को कम करता है कि भाई हमें पैसे अब मजदूरों को कम देने पड़ते हैं पहले की तुलना में।
जब हम कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं तो। ठीक, फिर भी विदेशी कंपनियां अब भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानून में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट पे रखने के बाद भी ये और ऐसा सोच रही कि भाई इसके अलावा और क्या हो सकता है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार सभी को वैश्वीकरण से लाभ नहीं हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से भाई सभी को वैश्वीकरण का लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई परमानेंट की नौकरी की बजाय अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी को ज़्यादा फिर मानने लग गई है कौन? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सवाल यह है कि सभी के लिए अवसर पैदा करने के लिए वैश्वीकरण को और अधिक निष्पक्ष कैसे बनाया जाए, इसके लाभों को बेहतर तरीके से साझा किया जाए। इसके लिए सरकार की नीतियों को केवल अमीर और शक्तिशाली बल्कि देश के सभी लोगों के हित की रक्षा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रम कानून ठीक से लागू हो रहा है या श्रमिकों की उनको अधिक अवसर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार को ये करना चाहिए कि भाई सभी को आप समान अवसर के लिए कि भाई श्रमिकों को समान अवसर मिल रहा है काम करने के लिए या नहीं मिल रहा है, और क्या है कि भाई लोगों के हितों में ये काम कर रही है कंपनियां या नहीं कर रही है, तो ये सरकार को देखना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। सरकार व्यापार और निवेश बाधाओं का उपयोग कर सकती है कि भाई सरकार कुछ व्यापारों पे या निवेशों के ऊपर कंट्रोल रख सकती है। आगे देखते हैं। यह उचित नियम के लिए विश्व व्यापार संगठन से बातचीत कर सकते हैं। भाई अगर आपके यहाँ कंट्री में कोई कंपनी इस तरह से बिहेव कर रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में हमारे श्रमिकों को नुकसान दे रही है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई विश्व व्यापार संगठन से बात करके इस मामले में कार्रवाई करवाई जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों के संगठनों द्वारा बड़े पैमानों पर अभियान और प्रतिनिधित्व ने व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। तो भाई कुछ संगठन भी बनाए गए हैं, मजदूर संगठन, जिन्होंने इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की और अभियान चलाए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने प्रदर्शित किया कि लोग निष्पक्ष वैश्वीकरण के संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो बच्चों, इससे हमें पता चलता है कि भाई वैश्वीकरण को बढ़ावा जो दिया गया था उसको रोकने के लिए भी मजदूरों ने संगठन बनाया हुआ है, जिस कारण से भाई इनके हाथ नहीं खोलने दिए जा रहे हैं वैश्वीकरण प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों आज की ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया था, वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। ठीक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर में समर्थन में 2 तर्क देने थे। ठीक, तो बच्चों अब देखते हैं इसमें हम क्या है, हमने आंसर क्या दिया है। वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ है, हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। तो बच्चों हम इससे सहमत हैं जिसके निम्नलिखित कारण है कि 2 हमने कारण इसमें बताए हैं। देखिए बच्चों कौन से कारण है कि भाई छोटे निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा का कड़ा सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था, जिसके फलस्वरूप कई निर्माताओं को अपनी कंपनियां बंद करनी पड़ी। और जिसके उदाहरण क्या है, बैटरी, खिलौना, टायर आदि कंपनी बनाने वाली है जो कंपनियां हैं जो टायर बनाती थी, खिलौने बनाती थी, ये कंपनियां बंद करनी पड़ी इनको अपनी। किस कारण से? प्रतिस्पर्धा के कारण से। ठीक है, तो आगे क्या है दूसरा कारण, कई श्रमिक अपना रोजगार खो बैठे थे और कईयों को लचीले ढंग से रोजगार प्राप्त हुआ था। लचीला ढंग मतलब कभी 6 महीने का जैसे कॉन्ट्रैक्ट निकाल देते हैं कंपनियां, तो वो इसमें चल रहा था। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। सेज क्या है? हमने भी पढ़ा है सेज के बारे में। सेज क्या है? उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कैसे योगदान दिया? तो देखते हैं भाई सेज क्या है। विशेष आर्थिक अथवा से विशेष आर्थिक, इसको जोन कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है, तो अथवा इसको हम सेज शॉर्ट में सेज भी कहते हैं। विशेष रूप से परिभाषित उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। तो सेज उसको कहा जाता है जहाँ से भाई उत्पादन, व्यापार की क्रियाएं की जाती थी
और व्यावसायिक गतिविधियां चलती थी, तो उसको सेज कहा जाता है। सेज ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निम्न प्रकार से योगदान दिया। पहला है, सेज में उत्पादन इकाई रखने वाली कंपनियों को शुरुआती में 5 वर्षों के लिए टैक्स का भुगतान नहीं देना पड़ता था। ठीक है, जो सेज में जो जिनका रजिस्टर था उनको 5 साल तक भुगतान नहीं करना पड़ता था टैक्स का। आगे क्या है, श्रमिकों को नियमित रूप से काम करने के बजाय अब क्या था कि भी छोटी अवधि के लिए काम पर रखा जा सकता था। फिर सेज की इकाइयों के विकास या संचालन और साधारण संधारण के लिए आवश्यक वस्तुओं को विदेशों से मंगवाने पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी कि भाई कोई वस्तु अगर मंगानी है बाहर से तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों केस स्टडी दी गई थी, तो बच्चों इस केस स्टडी को पहले पढ़ लेते हैं। क्या है कि भाई रमन एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में एक स्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। प्रतिस्पर्धा के कारण कारखाना बंद हो गया और उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। उन्हें एक कंपनी द्वारा पिछले वेतन के लगभग आधे वेतन पर काम पर रखा गया। दूसरी कंपनी में भाई जहाँ पे ये काम कर रहा था वहाँ से इसकी नौकरी छूट गई और ये दूसरी कंपनी में जाकर के काम करने लगा। तो पहली कंपनी में इसको 10,000 मिल रहे थे, तो दूसरी कंपनी में इसको कितने मिलने लग गए, अब लगभग पिछले वेतन के आधे मतलब 5,000 के आसपास इसको मिलने लगे। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं। जो अस्थायी आधार पर कम अवधि के लिए लचीले ढंग से श्रमिकों को काम पर रखा था। मतलब यहाँ पे क्या है, अस्थायी रूप से इनको काम पर भी रखा गया था कि भाई 5,000 रुपये की सैलरी दी जा रही है और हमें 6 महीने तक आपको रखना है सर, 6 महीने के बाद आप हम बेरोजगार हो जाओगे। तो रमन और उसके साथी कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उन्हें किस तरह का नुकसान हो रहा था। तो देखते हैं बच्चों किस तरह का नुकसान होगा। रमन एक स्थायी नौकरी होकर अब एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में आधे वेतन पर काम कर रहा है, जिसका रमन और उसके साथी पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। देखते हैं भाई कैसे कैसे प्रभाव पड़ रहे हैं। रमन और उसके साथी कर्मचारियों की नौकरी की असुरक्षा। ठीक है, तो इनको असुरक्षा या नौकरी की असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा था। दूसरा क्या है भाई, आधे वेतन इनको मिल रहा था, ठीक, जिससे इनकी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो बच्चों आगे देखते हैं क्या लिखा है। रमन और उनके साथियों को कई तरह का नुकसान हो सकता है, जैसे कि भाई अब देखो उन्हें आर्थिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी द्वारा श्रमिकों के लचीले ढंग पर काम पर रखा गया, जिसके फलस्वरूप रमन और उसके साथी को श्रमिक कानूनों की सुरक्षा भी प्राप्त नहीं होगी। जो श्रमिकों को जो कानून की जो सुविधा मिलती थी अब वो भी इनको सुविधा नहीं मिलेगी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं। इसका रमन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आर्थिक तंगी के कारण पारिवारिक समस्या भी हो सकती है, क्योंकि भाई पैसे कम मिलेंगे तो भाई पारिवारिक समस्या भी पैदा होने के बहुत बार चांस हो जाते हैं। ठीक है, और व्यापारिक कार्यक्रम के में भी कई बार शामिल नहीं हो पाया सकता है ये। ठीक है, चलिए बच्चों अब ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। निष्पक्ष वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। तो भाई निष्पक्ष वैश्वीकरण क्या है, इससे क्या अभिप्राय है। आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता और न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, समानता और न्याय को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं आंसर इसका क्या लिखा है। निष्पक्ष वैश्वीकरण का वैश्वीकरण के लाभों को सभी को समान रूप से साझा किया जाए। ठीक, निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता और न्याय को निम्नलिखित प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है। पहला क्या है, श्रम कानून में सुधार कर उन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए, कि श्रम कानून में भी सुधार किए जाने चाहिए और इन्हें लागू किया जाना चाहिए। सरकार की नीतियों का केवल अमीर और शक्तिशाली बल्कि देश के सभी लोगों को हितों में ध्यान रखकर बनाए जाने चाहिए। सरकार की जो नीतियाँ हैं वो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, वो सभी के हित के लिए बनी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। छोटे निर्माताओं को भी ऐसा मंच मिले कि वह अपने व्यापार को बढ़ा सकें और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके। फिर चौथा पॉइंट क्या है, महिला श्रमिकों के लिए श्रमिक कानून में विशेष सुधार
किए जाएं। तो इस तरह से निष्पक्ष वैश्वीकरण में समानता और न्याय के जो उपाय हैं वो इस तरह से किए जा सकते हैं। तो बच्चों आज की वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। बच्चों हमारी आप वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, और हाँ वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।